ओके, एंगुलर मोमेंटम उसके बाद उसका फॉर्मूला डिराइव किया था हमने। अब हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट जो भी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है उसे हम कंजर्व बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या कांस्टेंट हो रहा है एंगुलर मोमेंटम, तो हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट देखेंगे और फिर बाद में इसका प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका स्टेटमेंट देखो पहले, when external torque acting on body, when external torque acting on body is zero, then angular momentum is conserved or remains constant, मीनिंग समझ लो, जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेट होते समय उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस समय पे उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। व्हेनेवर द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व और एंगुलर मोमेंटम इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये वाला स्टेटमेंट, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या था, एंगुलर मोमेंटम क्या सिंबल था, एल इज इक्वल टू क्या, एल इज इक्वल टू क्या प्रूव किया था हमने, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, और ये क्या होता है कांस्टेंट, और ये हमें प्रूव करना है। बट कब, व्हेनेवर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, व्हेनेवर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, उस समय ही, उसी टाइम पे एल इज इक्वल टू आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए चलो फिर से हम वेक्टर फॉर्म में जाते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था रे बच्चों, वेक्टर फॉर्म क्या था एंगुलर मोमेंटम का, L बार इज इक्वल्स टू R बार क्रॉस P बार, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव निकालना, तो इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। डेरिवेटिव निकालने के लिए कोई तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो भी तो जरूरी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिजिक्स में बहुत सारे हमने जो भी डेरिवेटिव्स देखे किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, टाइम के, ये आपको, तो इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हम अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जो u into v रूल आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा था 11th स्टैंडर्ड में, वो एक बार रिवाइज करो। y is equals to uv ऐसे था, और इसको हम बोले थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। तो इसमें क्या था, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं था, यहाँ पे किसी भी फिजिकल, यहाँ पे किसी भी मैथमेटिकल क्वांटिटी को वेक्टर नहीं था, तो इसकी जगह पे यहाँ से उल्टा किया तो भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब dv by dx आगे लिखा है, u पीछे लिखा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस यही याद रखना है कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, और दूसरे केस में सेकंड को एज इट इज रखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो इसका मतलब दोनों जगह पे एक का डेरिवेटिव आना चाहिए, एक एज इट इज, प्लेस कुछ भी हो प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है ये कम्यूटेटिव है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएट करते समय हमें इनकी जो प्लेसेस है उन प्लेसेस पर भी ध्यान देना है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो L बार, यहाँ पे मैंने x के रिस्पेक्ट में क्या आता है, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dl by dt। अब dl by dt होने के बाद dl by dt इज इक्वल्स टू, देखो अभी फर्स्ट एज इट इज मतलब r बार एज इट इज, क्रॉस की जगह पे क्रॉस है, डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम dp by dt प्लस देखो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। अब क्या करने बोला था,
सेकंड दैट मीन्स फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव अब मैं पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता, पोजीशन चेंज नहीं करना बिकॉज इट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखो r की जगह पे r ही लिखो, p की जगह पे p ही चाहिए, सो r बार क्रॉस dp बाय dt प्लस dr बाय dt क्रॉस p बार। चलो डिफरेंशिएशन तो कर लिया हमने, अब मीनिंग समझ लो यहाँ पे। p बार लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो dp बाय dt। अब dp बार बाय dt जब हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पे d बाय dt ऑफ p बार की वैल्यू क्या है, mv बार। मास तो कांस्टेंट होगा, तो मास डेरिवेटिव में मास कांस्टेंट है यहाँ पे, तो मास बाहर आएगा, तो क्या होगा देखो m dv बाय dt, और आप लोगों को पता है dv बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये dv बाय dt क्या हुआ, एक्सेलरेशन, बिकॉज dv बाय dt इज एक्सेलरेशन। देखो यहाँ पे जो dp बाय dt आया था इसको मैं इलैबोरेट कर रहा हूँ। p की जगह पे डाला मैंने मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट रहेगा गिवन आउटसाइड, dv बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद dr बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी बनता है ना, तो dr बाय dt क्या होगा, वेलोसिटी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, dl बार बाय dt इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस p बार की वैल्यू क्या है, p बार dp बाय dt की वैल्यू, सॉरी r बार क्रॉस dp बाय dt क्या निकाला हमने, dp बाय dt इज ma प्लस dr बाय dt क्या निकाला, v बार क्रॉस p बार क्या है, m इनटू v बार, m इनटू a क्या है, फोर्स, क्या है, फोर्स। तो यहाँ पे देखो dl बाय dt इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस ma, सो r बार क्रॉस f बार प्लस मास कांस्टेंट है, ये वेक्टर फॉर्म में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, यहाँ पे बचा v बार क्रॉस v बार, r बार क्रॉस f बार क्या होता है, टॉर्क। और यहाँ पे दो सेम वेक्टर आए, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। a बार क्रॉस a बार जीरो होता है, वैसे v बार क्रॉस v बार क्या है, जीरो। सो dl बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिला हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या मिला, टॉर्क, क्या मिला, टॉर्क। लेकिन हमने क्या बोला था, जब टॉर्क जीरो है, लेट मैं टॉर्क को जीरो लेता हूं, लेट टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो रहा है देखो, हाँ dl बाय dt इक्वल टू जीरो। अब डेरिवेटिव जीरो किसका आता है, कांस्टेंट का, तो इसका मतलब l बार क्या है, कांस्टेंट, और l का मैग्नीट्यूड क्या था, i ओमेगा, तो i ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट को क्या, i1 ओमेगा 1 इक्वल टू i2 ओमेगा 2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, i इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन ओमेगा, कांस्टेंट निकाल देते हो तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं, i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी। सो l इज इक्वल्स टू i ओमेगा, ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एंगुलर मोमेंटम है i ओमेगा, उसका वेक्टर फॉर्म है l बार इक्वल टू r बार क्रॉस p बार। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करते समय u इनटू v का रूल लगाओ, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। बस ये याद रखो कि ये कम्यूटेटिव है तो प्लेस चेंज नहीं करना है, r बार क्रॉस dp बाय dt प्लस dr बाय dt क्रॉस p बार। उसके बाद p को mv डालो, mv डालने के बाद मास कांस्टेंट, dv बाय dt एक्सेलरेशन, ma होता है फोर्स, उसके बाद dr बाय dt होती है वेलोसिटी, dr बाय dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, v बार डालने के बाद यहाँ पे ma मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो यहाँ पे हो गया r बार क्रॉस f बार। दो सेम प्रोडक्ट आए हैं, v बार क्रॉस v बार, क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो क्वांटिटी सेम आते हैं तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है।
आर क्रॉस एल बार मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये हो गया टॉर्क। तो डीएल बाय डीटी इज टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि टॉर्क जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो यहाँ पे टॉर्क जीरो डाला मैंने, तो ये जीरो बन रहा है। लेकिन डेरिवेटिव में जीरो कब होता है? डेरिवेटिव किसका जीरो होता है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हुआ मतलब इसका मतलब एल बार इज कांस्टेंट, सो एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो आई ओमेगा क्या हुआ? कांस्टेंट। और जब भी कुछ कांस्टेंट होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई वन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू, दैट इज आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया सी अपॉन ओमेगा। जैसे कि हम प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए कांस्टेंट डालते हैं, तो मैं कांस्टेंट निकाल देता हूँ और प्रोपोर्शनल साइन डालता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड। इज इट क्लियर? देखो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे और डेली एक्टिविटीज में आप लोगों को एग्जांपल्स देखने मिल सकते हैं इसके। चलो एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सपोज आपके सामने रॉ एग और वेल एग दिया है, रॉ एग और वेल एग दिया है, और आप लोगों को उसे बिना फोड़े या बिना जज किए आप लोगों को समझना है कि कौन सा रॉ है और कौन सा वेल है। तो आप लोग कैसे करोगे? चलो मैं इसी का यूज करके आपको समझा देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए आप लोगों को ये चीज़ समझना जरूरी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो चलो मैं दोनों एग के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो सपोज ये एक रॉ एग है और ये एक वेल एग है, मैं दोनों को रोटेट करता हूँ, दोनों को एक साथ रोटेट किया, ऐसे घुमाया, तो रोटेट करने के बाद देखो रॉ एग में जो एलो बल्ब होता है वो एलो बल्ब स्प्लिट हो जाता है, खराब होने के कारण स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिट होने के कारण उसके पार्टिकल्स बन जाते हैं, और पार्टिकल्स बन जाते हैं तो क्या होगा? देखो जब पार्टिकल्स बन जाएंगे और वो रोटेट करेगा, तो आप लोगों ने देखा था कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण बाहर फेंका जाता है। तो बाहर फेंका जाता है मतलब क्या होगा? ये जो पार्टिकल्स है वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से सब पार्टिकल बाहर फेंके जाएंगे, तो ये यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो देखो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था। अब जबकि पार्टिकल्स सेंटर से दूर आ गए तो ये मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब मास डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पे क्या बढ़ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। आई बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो भी रॉ एग होगा, रॉ एग पहले स्टॉप होगा और वेल एग थोड़ा टाइम लेगा स्टॉप होने में। तो इसका मतलब जब हम दोनों को एक ही स्पीड से घुमाएंगे तो जो एक पहले स्टॉप करेगा वो खराब होगा, रॉ एग होगा। कैसे समझ में आया? क्योंकि उसका जो एलो बल्ब होगा वो स्प्लिट हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स एक्सिस से दूर जाएंगे, एक्सिस से दूर जाने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने के बाद एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड? सर्कस में भी आप लोग देखते हो बैले डांसर, जो भी गर्ल्स होती है वो गर्ल्स एक लेग्स पे रोटेट करती है विद वेरी हाई स्पीड। तो उस केस में भी वही होता है, आप लोग देखोगे केयरफुली तो देखो जब वो एकदम फास्ट स्पीड से रोटेट कर रही होती है तो उसके जो आर्म्स होते हैं, दोज आर्म्स आर पुल टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास होगा तो व्हेनेवर शी पुल्स हर हैंड क्लोज टू द बॉडी देन मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोज, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लोज। जब भी उसके हाथ बॉडी के बहुत क्लोज होगी तब मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अबाउट बहुत क्लोज होगा। अब जब मास डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने के बाद कौन बढ़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो बैले डांसर उसकी खुद की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या करती है? शी पुल्स हर हैंड क्लोज टू द बॉडी। अब वो फास्ट रोटेट हो रही है और वो स्टॉप करना चाहती है खुद को। तो विदाउट स्लीपिंग जब वो खुद को स्टॉप करने जाएगी तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसका स्पीड कम होना चाहिए। स्पीड कम होना चाहिए तो क्या बढ़ना चाहिए? स्पीड कम कब होगा? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए शी अगेन
आउटस्ट्रेच हर हैंड। अब जब आउटस्ट्रेच करेगी हैंड तो देखो ये जो मास है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर गया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाने के बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और एंगुलर स्पीड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इन दिस वे we are going to use the law of conservation of angular momentum in those cases.